नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग माग विश्लेषण के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने भाग 1 में माग क्या होती है, माग फलन क्या होता है, माग के कौन-कौन से प्रकार हैं, इनका अध्ययन किए। इसके अलावा भाग 2 में माग का नियम क्या होता है, माग ताल की क्या या माग सारणी क्या होती है, उससे माग वक्रों का निरूपण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन किए। इसके अलावा भाग 2 में हम लोगों ने माग वक्र का स्वरूप क्यों होता है, यानी माग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ क्यों होता है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भाग 1 और भाग 2 देख लीजिएगा। तो अब हम लोग भाग 3 के अंतर्गत देखेंगे कि माग का विस्तार तथा संकुचन क्या होता है, माग में वृद्धि तथा कमी क्या होती है, इसके अलावा माग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन-कौन से हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो माग है, माग में जो परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माग में विस्तार या संकुचन, दूसरा होता है माग में वृद्धि तथा कमी। तो हम लोग माग में विस्तार तथा संकुचन की बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने का मतलब है कीमत के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। यानी अन्य सभी चीजें स्थिर रहें, मूल्य में वृद्धि हो जाए तो मांग कम हो जाए, यानी कीमत में कमी से मांग बढ़ जाए तो मांग का विस्तार होगा, अन्य चीजें स्थिर रहे, सिर्फ कीमत में परिवर्तन हो। इसी तरह से कीमत में वृद्धि से मांग में कमी हो जाए तो मांग का संकुचन कहेंगे। मांग में विस्तार या संकुचन में मांग वक्र का परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर चलने की क्रिया मांग में विस्तार तथा संकुचन प्रदर्शित करेगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, अगर यहाँ देख लें तो एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर। अभी हम लोग ग्राफ को समझेंगे। तथा मांग वक्र पर नीचे दाहिनी ओर चलना मांग का विस्तार, मांग वक्र पर ऊपर बाईं ओर चलना मांग का संकुचन प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार के परिवर्तनों में मांग सारणी वही रहती है तथा मांग रेखा भी एक ही होती है। तो रेखा चित्र 1 के माध्यम से हम लोग मांग विस्तार और मांग संकुचन को समझ सकते हैं। यह है हम लोगों का रेखा चित्र 1। तो अगर हम लोग देखें कि जो प्रारंभिक बिंदु है वो इन ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है और वो P1 कीमत पर Q1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं किसी कारण से अन्य चीजें समान रहने पर कीमत घटकर P2 हो जाती है तो वो E2 बिंदु पर उपभोग करता है और Q3 मात्रा का उपभोग करता है, यानी अब इतनी मात्रा का उपभोग करता है। तो ई से E2 पर जाने की क्रिया मांग विस्तार कही जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो P1 कीमत पर, यानी कीमत इतनी है OP1, OP1 कीमत पर वस्तु की OQ1 मात्रा का उपभोग करता था, सिर्फ इतना। अब क्या हुआ, जब कीमत कम होके OP2 हो गई तो वस्तु की ज्यादा मात्रा OQ3 मात्रा का उपभोग कर रहा है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, मांग विस्तार। यानी वो पहले इस बिंदु पर उपभोग कर रहा था, अब इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ जाना क्या है, मांग का विस्तार। इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि कीमत बढ़ गई, यानी OP1 कीमत से कीमत बढ़कर OP3 हो जाती है, कीमत इतनी हो जाती है। तो आप लोगों को पता है ना, कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग कम होगी।
तो पहले जो वस्तु की मांग OQ1 थी, अब OQ1 से कम होके OQ2 हो जाती है। OQ2 यानी इतनी मांग, यानी पहले इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मांग का संकुचन। यानी ई बिंदु से E2 बिंदु पर यानी दाहिनी ओर जाना, ये दाहिनी ओर नीचे होगा, दाहिनी ओर जाना मांग का विस्तार होगा और ऊपर बाईं ओर जाना मांग का संकुचन होगा। ये हो गया मांग का विस्तार और संकुचन। मांग का विस्तार और संकुचन कब हो रहा है? कीमत में कमी या वृद्धि होने से, जबकि अन्य बातें समान रहें। यानी कीमत बढ़ जाएगी तो मांग में कमी आ जाएगी और कीमत घट जाएगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसे मांग का विस्तार या संकुचन कहते हैं। दूसरा है मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी, यानी इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या देखा जाएगा? जब कीमत स्थिर हो, अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो जाए तो इसे क्या कहें? मांग में वृद्धि तथा कमी। यानी कीमत स्थिर रहे, यहाँ क्या थे? ऊपर वाले में कीमत परिवर्तित हो रही थी, अन्य तत्व स्थिर थे। इसमें क्या होगा? कीमत स्थिर रहेगी, अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन। अन्य निर्धारक तत्व मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, उपभोक्ता की रुचि फैशन चेंज हो जाए, इसी तरीके से बाहरी कोई दशा चेंज हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाए। जब इन कारणों से मांग में परिवर्तन होगा सेम कीमत पर, तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। तो यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण एक ही मूल्य पर मतलब कीमत परिवर्तित नहीं हो रही है, पर अपेक्षाकृत मांग अधिक हो जाए तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। इसके विपरीत जब एक ही मूल्य पर यानी मूल्य स्थिर रहे पर मांग पहले की अपेक्षा कम हो जाए तो इसे मांग में कमी कहेंगे। इस प्रकार के परिवर्तनों की मौलिक विशेषता यह होती है कि मांग सारणी में ही परिवर्तन हो जाता है, परिणाम स्वरूप मांग वक्र दूसरा बनता है। मांग में वृद्धि या कमी रेखाचित्र 2 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो पहले में क्या था? एक ही मांग वक्र और एक ही मांग सारणी थी, लेकिन यहाँ पर मांग वक्र ही चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसको रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कीमत तो हमेशा कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ओपी कीमत हम लोग ले लेते हैं। ओपी कीमत पर पहले E2 वस्तु का वो उपभोग करता था, E2 पर संतुलन में था और वो Q2 मात्रा का उपभोग करता था, इतना। अब मान लीजिए कीमत सेम ही है, ओपी ही कीमत पर किसी कारण से वो E2 से शिफ्ट होकर E3 पे चला जाता है, यानी अब नया मांग वक्र D3 हो जाता है, यानी D2 से D3 पर जाना। इधर क्या हो रहा है? मांग का विस्तार। क्यों? क्योंकि D3 पे वो यहाँ पर संतुलन में होगा, पहले से ज्यादा मात्रा का उपभोग करेगा, कीमत वही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कीमत स्थिर रहे, अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय परिवर्तित हो जाए, उसकी रुचि उस वस्तु में न रह जाएगा, आय कम हो जाए। अगर E2 से वो E1 पर आ जाता है तो अब क्या होगा? नया मांग वक्र D1 और D1 हो जाएगा। D1 नया मांग वक्र हो जाएगा तो क्या होगा? अब वो ओपी कीमत पर ही वस्तु की Q1 मात्रा का उपभोग करेगा। पहले Q2 का कर रहा है, अब Q1, यानी पहले इतना कर रहा था, अब सिर्फ इतना कर रहा है, यानी मांग में कमी हो जा रही है। तो यानी E2 से E3 पर जाना मांग का में वृद्धि तथा E2 से E1 पर जाना मांग की कमी को दर्शाएगा। तो यही है। अब हम लोग देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है उपभोक्ता की आय। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो मांग भी क्या होगी? अधिक होगी। क्यों? हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करेंगे। इसी तरीके से अगर आय कम होगी तो मांग भी कम होगी। तो पहला कारण क्या है? उपभोक्ता की आय। आय अधिक, मांग अधिक, आय कम तो मांग कम। यानी हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, कम पैसा होगा तो कम वस्तुएं खरीदेंगे। दूसरा है धन का वितरण। धन का वितरण का मतलब जो अर्थव्यवस्था में पैसा है वो गरीबों और अमीरों के बीच कैसे है। अगर धन का पैसा अमीरों के बीच ज़्यादा है, यानी आय वितरण में असमानता है। असमानता मतलब
समानता, असमानता। आय वितरण में समानता का मतलब है अमीर और गरीब के मध्य बहुत अंतर है, तो इससे क्या होगा, मांग एक तरह से कम होगी। और अगर आय वितरण में समानता है तो इससे क्या होगा, मांग ज़्यादा होगी। इसको कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। क्यों? अगर असमानता है तो अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है, तो अमीर की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से गरीब के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आय वितरण में समानता है तो सबके पास समान आय है, तो क्या होता है कि हम लोग अपने आस-पास पड़ोसियों से बहुत इंस्पायर होते हैं। एक आदमी बाइक लिए तो हमें भी बाइक चाहिए, अगर हम लोग सेम बैकग्राउंड के हैं। तो अच्छा घर बनवा रहा है तो हमारा घर उससे अच्छा होना चाहिए। तो इस कॉम्पिटिशन में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, यानी आय वितरण में समानता है तो माँग ज़्यादा होगी, आय वितरण में असमानता है तो माँग कम होगी। इसी तरह से उपभोक्ता की रुचि, जिन चीज़ों में उपभोक्ता की रुचि ज़्यादा होगी, उसकी माँग ज़्यादा होगी, जिनमें रुचि कम होगी, उसकी माँग कम होगी। अगला है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण का मतलब मौसम कैसा है? ठंडे मौसमों में ठंडी वस्तुओं की माँग होगी, गर्म मौसमों में गर्म वस्तुओं की। जैसे ठंडा मौसम है तो वहाँ किसकी माँग होगी? जो ठंड से बचाती हैं, हीटर हो गया, स्वेटर हो गया, ऊनी कपड़े, इन चीज़ों की माँग होगी। अगर जैसे भारत जैसे गर्म जलवायु है, फिलहाल अब तो ठंडी आ रही है, तो किसकी माँग होगी? एसी की माँग होगी, कूलर की माँग होगी, पंखों की माँग होगी। तो भौगोलिक वातावरण भी किसी वस्तु को माँग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है वस्तु का मूल्य या कीमत। तो आप लोग जानते हैं, जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, उसकी माँग कम होगी। इसी तरीके से अगर कीमत कम होगी तो माँग ज़्यादा होगी। अगला है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा मंदी और तेजी की स्थिति आती रहती है, यानी कोई अर्थव्यवस्था ऐसे-ऐसे बढ़ती है। इस स्थिति को तेजी की स्थिति कहते हैं। इसमें लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर तेजी की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था में माँग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सब रोज़गार में होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएँगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे। इस स्थिति को मंदी की स्थिति कहते हैं, यानी इस स्थिति में लोग बेरोज़गार होंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा। जब पैसा नहीं होगा तो खर्च कम होगा। इसी तरह से ये व्यापार चक्र होता है। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे? अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा है तो माँग क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जनसंख्या अगर कम है तो माँग भी कम होगी। अगला है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो अभी आप लोग वो चीज़ें ज़्यादा खरीद के रखना चाहेंगे। यानी कीमत बढ़ेगी तो जब भविष्य में हो तो माँग अभी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पता चल जाए कि भविष्य में कीमत में कमी आएगी तो आप लोग अभी माँग कम कर देंगे। क्यों? कि जब सस्ती होगी तब खरीदेंगे। अभी सोच लीजिए, आप लोगों को पता चल जाए कि मोबाइल आईफ़ोन 1 साल बाद 10,000 में मिलेगा, या 5 महीने बाद, 2 महीने बाद 10,000 में मिलेगा, तो अभी कोई आईफ़ोन नहीं खरीदेगा, 1 महीने बाद सब खरीदेंगे, तो ये भी। अगला है सरकारी नीति। सरकारी नीति में 2 तरह की नीतियाँ आती हैं, एक होता है मौद्रिक नीति, दूसरी होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति में सरकार जब ऐसी नीति अपनाए कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, यानी मुद्रा का प्रवाह बढ़े, तो माँग ज़्यादा होगी। यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा खर्च करेंगे तो माँग ज़्यादा होगी। इसी तरीके से ऐसी नीति अपनाएँ कि लोगों के पास कम से कम पैसा आए, तो मुद्रा की पूर्ति सीमित करें, तो लोगों के पास कम पैसा होगा तो माँग भी कम होगी। इसी तरह से राजकोषीय नीति में सरकार अगर सरकारी व्यय ज़्यादा करेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो लोग माँग ज़्यादा करेंगे। इसी तरीके से अगर सरकार कर लगा के लोगों के पास से पैसा ज़्यादा लेगी लेगी तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। कर ज़्यादा देंगे तो पैसा कम बचेगा तो माँग कम हो जाएगी। इसी तरीके से संबंधित वस्तुओं की कीमत भी माँग को प्रभावित करेगी। संबंधित वस्तुओं में कौन-कौन सी वस्तुएँ होती हैं? पूरक वस्तुएँ और स्थानापन्न वस्तुएँ। इनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत भी प्रभावित करेगी। पूरक वस्तुएँ कौन सी वस्तुएँ होती हैं? वही वस्तुएँ जिनका एक साथ उपयोग होता है। जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, या बाइक और पेट्रोल। अगर बाइक सस्ती हो जाएगी
तो बाइक लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह से स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, चाय और कॉफ़ी। अगर चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी पियेंगे, यानी चाय अगर महंगी हो गई तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ये मुख्य कारक हैं जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं, यानी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस धन्यवाद।